Hello, myself Dr. Chandani Sarkar. This is fourth lecture on the chapter of atomic structure. आज इस चैप्टर में इस लेक्चर में हम लोग पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अवर प्रिंसिपल, हुंस रूल एंड सेल्टर रूल और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जो उन्होंने हम लोग अभी तक जो क्वांटम नंबर पढ़े हम लोग को पता है जो 4 क्वांटम नंबर होता है किसी भी उससे हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन का उसका पोजीशन एंड किस ऑर्बिटल में एवरीथिंग एक इलेक्ट्रॉन का इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉली ने क्या बताया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल उन्होंने ये बताया कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम में, ठीक है, उसका चारों क्वांटम नंबर कभी भी बराबर नहीं हो सकता। वो 3 सेम हो सकता है लेकिन फोर्थ वन शुड बी डिफरेंट। ठीक है, जो 4 क्वांटम नंबर जो हम लोग पढ़े थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, चारों का वैल्यू सेम नहीं होगा, कोई एक डिफरेंट होगा। 3 सेम हो सकता है लेकिन फोर्थ वन शुड बी डिफरेंट। ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही बताया। All the electron in an atom are in the different quantum state, that is each and every electron in an atom, जो यहाँ पर क्या दिया प्रिंसिपल, no two electron in an atom can have same value of all the 4 quantum number। ठीक है, ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैज एक्सक्लूसिव सेट ऑफ द 4 क्वांटम नंबर, ये तो पता ही हम लोग को। इलेक्ट्रॉन्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर, ये भी पता है जो उसके क्वांटम नंबर से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो वो कौन से ऑर्बिट में, कौन सा ऑर्बिटल में है एंड किस डायरेक्शन में उसका स्पिन है। ठीक है, टू इलेक्ट्रॉन मे हैव सेम वैल्यू ऑफ 3 क्वांटम नंबर बट मस्ट डिफर इन द फोर्थ क्वांटम नंबर। जैसे यहाँ पर हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 हो गया ना एटॉमिक नंबर, तो 1s2 यहाँ पर अपर स्क्रिप्ट 1s2 है तो इसका 4 क्वांटम नंबर, n हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का लिखेंगे 1, इसका भी 1 ऑर्बिट में है ना n फर्स्ट ऑर्बिट, इसलिए 1, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। ठीक है, l हो गया 0 क्योंकि s और s सबसेल में है तो s का वैल्यू 0 होता है, तो दोनों का 0 है। एम हो गया 0 क्योंकि एम तो 0 ही होता है, हम एम का क्या वैल्यू होता है, 0 to n माइनस 1 है ना, तो यहाँ पर n1 है तो n माइनस 1 0 आया, तो इसका दोनों का वैल्यू 0। एंड स्पिन यहाँ क्या दोनों अप साइड दिखाया है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो दोनों हाफ हाफ। तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 3 सेम हो सकते हैं लेकिन चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तो फिर क्या एंटी क्लॉकवाइज अगर करेंगे उसमें भी देखेंगे सब चार्ज, सिर्फ इसका क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए हाफ माइनस हाफ हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, बट दिस वन इज करेक्ट। एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा मूवमेंट। तो इसमें इसका n ऑर्बिट n हो गया 1 एंड 1, ठीक, l हो गया 0 0, m हो गया 0 0, बट ये अपसाइड है तो क्लॉकवाइज तो हो गया हाफ, और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस हाफ। ठीक है, तो ये तीनों तो सेम है लेकिन ये दो डिफरेंट है। ठीक, तो दिस वन इज करेक्ट वन एंड दिस टू आर नो। बोथ इलेक्ट्रॉन डिफर इन स्पिन क्वांटम नंबर, ये तो पता ही चल रहा देख के। नेक्स्ट, हाँ, इसके एप्लीकेशन, इससे क्या पता चलता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल गिव्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सेल, सबसेल एंड ऑर्बिटल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे पता चल जाता है, मतलब कौन सा पोजीशन में है, ऑर्बिट है, सब एवरीथिंग इंफॉर्मेशन मिल रहा है ना इससे। देन क्या है ना, ऑर्बिटल कैन हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन, कोई भी ऑर्बिटल हो उसमें 2 ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, दैट नंबर ऑफ ऑर्बिटल इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं किसी भी सेल ऑर्बिट में n स्क्वायर। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या है, n स्क्वायर हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल 2n स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले से निकाल सकते, n अगर 1 है तो उसमें नंबर ऑफ 1 स्क्वायर 1 ही हुआ, तो 1 s होता है ओनली, जबकि 2 के केस में क्या होता है 4 हो जाता है, 2s एंड 2p।
पी में 3 ऑर्बिटल, तो टोटल 4 हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n²। ठीक है, तो 1 अगर 1 इनका वैल्यू है तो क्या हो जाएगा 2, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उस सेल में मैक्सिमम 2 ही हो सकता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल, अगर N2 है एंड तो फिर L क्या हो जा रहा है 0 and 1, ऑर्बिटल हो गया 1 + 3 4, इलेक्ट्रॉन 8। ठीक है, उसी तरह नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबसेल 2l + 1। ठीक है, इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। सपोज एस अगर है उसमें एस का क्या होगा 0 होता है एल वैल्यू, तो फिर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल उसमें 1 ही होता है, हम लोग को पता है एस का सिंगल। जबकि अगर पी हो तो एल का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो उसमें 3 होता है। उसी तरह अगर डी है, डी का वैल्यू एल का वैल्यू 2 होता है, तो फिर उसमें 5 ऑर्बिटल्स होता है। ठीक है, उसी तरह उस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है वो भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, 2l + 1, इससे हम लोग निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट सबसेल। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट आ जाता है अव्वा प्रिंसिपल। इसमें क्या बताया गया है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन एंड फील्ड, ये जो फीलिंग हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कि इस ऑर्डर में फीलिंग होता है। इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन द सबसेल इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, मतलब सबसे लोअर जो एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इन होगा, उसके बाद बढ़ते बढ़ते जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वो हायर ऑर्बिटल में एंटर करते जाएगा। ठीक है, ये देखेंगे आगे हम लोग कैसे। तो फिर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सबसेल इज सच दैट सम ऑफ टोटल एनर्जी मस्ट बी मिनिमम। ठीक है, जो भी लास्ट में जो अगर सबका अरेंजमेंट जब होगा तो वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, टोटल एनर्जी। तो इसका सबसे इजी रूल कैसे हम समझेंगे, जो कौन सा लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल है और कौन सा हाईएस्ट मतलब हायर एनर्जी ऑर्बिटल है, तो उसका सिंपल सा रूल है एक n+l रूल। n हो गया ऑर्बिट, l हो गया ऑर्बिटल। ठीक है, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं इसका वैल्यू, जिसका वैल्यू n+l 0 मतलब कम होगा उसका एनर्जी कम होगा। लोअर द वैल्यू ऑफ n+l, लोअर विल बी द एनर्जी ऑफ सबसेल। ठीक है, टू सबसेल हैविंग सेम n+l वैल्यू, सपोज अगर दो सबसेल है दोनों का n+l वैल्यू जो है सेम 3 आया तो उसका भी 3 आया, तो उस कंडीशन में क्या होगा जिसका n का वैल्यू कम होगा वो लोअर एनर्जी होगा। अगर दोनों का सेम वैल्यू आए n+l, तो जिसका n वैल्यू मतलब ऑर्बिट जो है वो उसका कम होगा वो लोअर एनर्जी होगा। जैसे यहाँ पर दिया है 1s, 1 हो गया n, s हो गया 0 तो 1 हो गया, 2s 2 हो गया n, s 0 तो 2। ठीक है, यहाँ 2p देखेंगे 2n हो गया, p का वैल्यू l का वैल्यू 1 होता है तो 3 हो गया। उसी तरह 3s, ठीक है 3 एंड 0 तो 3, ये दोनों सेम है, तो जिसका n वैल्यू इसका 2 है तो इसका लोअर एनर्जी होगा 3s है। ठीक है, 2p का एनर्जी लोअर होगा 3s से, जबकि n+l दोनों सेम है, बट जब हम दोनों सेम हो तब हम लोग n का वैल्यू देखेंगे कि इसका n का वैल्यू कम होगा, वो लोअर एनर्जी होगा। ठीक है, ये जो एनर्जी ऑर्डर ट्रेंड दिया है। देन आ रहा है 3d, 3 + 2 5। ठीक है, 3p यहाँ पर 4 दिया है। इसी तरीके से डिफरेंट निकालेंगे। ठीक है, ये ऑर्डर दिया है, इसी हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है। सबसे पहले 1s, देन 2s, देन 2p, फिर 3s, 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, इसी ट्रेंड में फिल होता है। ये जो दिया गया है यहाँ पर देख रहे हैं s, 2 इलेक्ट्रॉन, s का मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट इसमें एंट्री होगा, फिर यहाँ से लेके फिर इधर बैक साइड से देखें फिर 2p में एंटर होगा, फिर 2p, फिर यहाँ से लेके इधर जाएंगे फिर 2p, फिर 3s, फिर 3s से 3p, फिर 4s, फिर 4s से 3d, 4p, 5s, फिर 5s से 4d, 5p, 3s। ठीक है, इसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉनिक जो भी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इस ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर जैसे लिथियम का दिया है 3, तो फर्स्ट 1s2, मैक्सिमम 2 ही एक ऑर्बिटल में होगा, एंड 2s1। ठीक है,
इस तरीके से आगे हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट एलिमेंट्स का। तो ये हो गया अवर प्रिंसिपल। इसका लिमिटेशंस क्या है? अवर प्रिंसिपल इज क्वाइट यूजफुल फॉर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। देयर इज फ्यू एक्सेप्शन। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन। तो आयन में जब हम लोग आयन में होता क्या, सपोज पॉजिटिव आयन फॉर्म हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा जो सबसे लास्ट है उससे इलेक्ट्रॉन लॉस होना चाहिए। बट जैसे यहाँ पर आयरन का एग्जांपल दिया है 26, ये कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव फ्रॉम दिस 3d6, बट नहीं, तब रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि थ्री ऑर्बिट पहले आता है ना, तो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो जाता है 4 और भी सबसे आउटर मोस्ट हो जाता है। इस कारण जब आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जब यहाँ पर जैसे Fe2+ बन रहा है तो 3d से नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s, ठीक है। यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले, 2 पॉजिटिव चार्ज है मतलब वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। आयरन जो एटम है उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो लॉस किया कहाँ से? 3d से नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब लिखेंगे ये लिखेंगे हम लोग, बट जब आयनिक फॉर्म में होगा तो सबसे पहले 4s2 से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दिस वन इज करेक्ट, ये गलत है। उसी तरह हाँ, कुछ हायर एलिमेंट्स है जो सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में है, उसमें देखा गया जैसे हम लोग क्या जानते हैं, सब कुछ सबसे पहले वाला कंप्लीट होता है, देन उसके बाद ऑर्बिटल में आता है। लेकिन वहाँ पर कुछ एलिमेंट्स है जिसका कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से देखा गया, 4d4 5s1, ठीक है। जबकि हम लोग को क्या पता है 4d कंप्लीट हो जाने के बाद 5s में जाएगा ना, बट ये नहीं है। यहाँ पर ऐसे कुछ बहुत सारे एक्सेप्शनल केस हैं जहाँ पर 4d4 है, 4d ऑर्बिटल कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन उसके हायर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है। तो ये सब इसका ड्रॉबैक्स है, लिमिटेशन है। जैसे यहाँ पैलेडियम का है, यहाँ पर जैसे कंप्लीट हो गया, यहाँ पर 0 है, इसलिए ये दिस वन इज करेक्ट, बट नियोबियम के केस में ये ऐसा होता है, ठीक है। उसी तरह हाफ फिल एंड फुल फिल के केस में देखा गया है। जैसे क्रोमियम 24 होता है, तो हम लोग को जो ट्रेंड पता है उस हिसाब से ऐसे भरेंगे ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4। बट अगर ऐसे लिखेंगे ये रॉन्ग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 3d4 इसको एक और इलेक्ट्रॉन आने से इसका पूरा स्टेबल हो जाता है ना, हाफ फिल का हो जाता है। ऑर्बिटल जब 5 ऑर्बिटल होता है ना इसमें डी में, तो डी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या वो हाफ फिल्ड हो जाता है, तो वो मोर स्टेबल है यहाँ पर, जिसमें 4d से, मैंने 3d5 मोर स्टेबल देन 3d4। तो इसका जो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होगा, 4s1 यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप हो जाएगा, 4s1 एंड 3d5, ठीक है। ns2 n-1, ये तो कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होगा। 4 के केस में यहाँ से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, ns1 एंड n-1 d5, ठीक है, क्योंकि ये हाफ फिल्ड केस है। उसी तरह फुल फिल ये जो देखेंगे, ठीक है, ये जो d ऑर्बिटल है 5 होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक खाली रह जा रहा है, तो ये अनसिमेट्रिकल एंड लेस स्टेबल होता है, इसलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी अनपेयर्ड है एंड मतलब पांचों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो सिमेट्रिकल है एंड मोर स्टेबल, ठीक है। उसी तरह कॉपर के केस में भी है, उसमें 4s2 3d9 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आने से क्या ये फुल फिल हो जाएगा, तो इस कारण से यहाँ से s से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये राइट होगा। यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन, ये अनसिमेट्रिकल लेस स्टेबल, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ जंप हो जाएगा, तो यहाँ 4s1 होगा, लेकिन D कम्प्लीटली फिल है, तो मोर स्टेबल एंड मतलब सिमेट्रिकल एंड मोर स्टेबल, ठीक है।
ये सब एक्सेप्शनल है जो आवर प्रिंसिपल में नहीं बताएगा, उन्होंने बताया जो एनर्जी के ऑर्डर में ही फिलिंग होगा। बट जब हम लोग एनर्जी का ऑर्डर में देख रहे हैं तो यहाँ पर ये सब क्या लेस स्टेबल होता है, तो कुछ कुछ एलिमेंट का एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज है, उसमें हाफ फिल्ड हो रहा है कि फुल फिल्ड, वो हम लोग को देखना है, तो उस अकॉर्डिंग उसका कॉन्फ़िगरेशन। उसी तरह लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट में होता है, वहाँ पर डी ऑर्बिटल 0 एंड 1 ही होता है, ठीक है। उससे पहले NS में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, NS2 होता है, बट डी 1 to 10 होना चाहिए, कंप्लीट फिल होगा ना डी, लेकिन ये फिल नहीं होने से पहले एस ऑर्बिटल में चला जाता है। तो ये सब आवर प्रिंसिपल से क्लियर नहीं कर सकते, यही इसका लिमिटेशन है। नेक्स्ट है हुन्स रूल। हुन्स रूल क्या बताते हैं, हम लोग को पता है एस ऑर्बिटल एक होता है, एस हो गया ऑर्बिटल, पी का 3 ऑर्बिटल होता है पी सब सेल का, ठीक है, -1 0 +1, डी का 5 सब सेल, डी सब सेल का 5 ऑर्बिटल, -2 -1 0 +1 +2, एफ का उसी तरह -3 7 होता है, -2 -1 0 +1 +2 +3, ठीक है। तो हुम्स रूल क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन एंटर 1 by 1 in the vacant degenerate orbital with the same spin and then pairing take place with opposite spin। बताता है ये हुम्स रूल जे अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि एक दो एक एक को कवर करेगा, अगर उस सब सेल में जितना ऑर्बिटल है सब में पहला एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, जब एक एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाता है देन उसमें पेयरिंग होगा। ऐसा नहीं जो यहाँ पर दो है तो यहीं पर एक ही ऑर्बिटल में दो एक वन क्लॉकवाइज एंड एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो हुन्स रूल क्या बताता है, पहले सब सिंगली ऑक्युपाइड होगा, सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर जो आएगा रेस्ट फिर वो पेयर्ड होते जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर P1 है तो सिंगल है, P2 है तो ऐसे है, P3 है तो सब में एक एक है, फिर P4 आया तो फिर यहाँ पर फिल हो रहा है, फिर P5 देन P6, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जो इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है उसका मिनिमम रिपल्सन होता है, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आएगा तो रिपल्सन होगा, लेकिन एक एक करके रहेगा तो रिपल्सन मतलब जेन्युइनली कम होगा, ठीक है। देन मिनिमम एनर्जी होगा, रिपल्सन कम होगा तो एनर्जी कम होगा, एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगा, एंड मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इस फॉर्मूले से निकाला जाता है 2s+1, तो इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, जितना जब द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसका वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पर क्रोमियम का दिया गया, ठीक है, ये तो गलत वाला कॉन्फ़िगरेशन है, इससे भी निकाला गया और इससे भी निकाला गया, तो क्या मिला 4s1 3d5 इज मोर स्टेबल, क्योंकि इसमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मल्टीप्लिसिटी स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू भी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर 5 है, यहाँ 7 है, क्लियर। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, अब तक हम लोग सब कुछ जान चुके हैं इलेक्ट्रॉन और एटम के बारे में, अब इसको कॉन्फ़िगरेशन कोई भी एलिमेंट्स का कैसे लिखेंगे। सबसे पहले उसका हम लोग को ऑर्बिट के बारे में पता होना चाहिए, जैसे के में क्या 1 है, तो ये के ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, तो इसमें ओनली एस होता है। एल में क्या है 2 है, तो 2n² के हिसाब से मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, तो इसमें क्या 2s एंड 2p6 मैक्सिमम हो सकता है। उसी तरह एम में 3 के हिसाब से निकालेंगे 18, एन में 4 के हिसाब से 32, ठीक है। इस यहाँ पर जब 4 है 3 में 18 होता है, तो मतलब एस में पी में एंड 3 डी भी होता है, डी में 10 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा। फोर्थ में एफ ऑर्बिटल आता है, क्योंकि इसमें 32 है तो 14, एफ का क्या होता है 7 ऑर्बिटल होता है, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है 14, ठीक है। ओ में लेकिन इस फॉर्मूला फिट नहीं होगा, उसमें ओ में 32 ही होता है मैक्सिमम, एफ ऑर्बिटल तक ही पर है, ठीक है। तो सबसेल्स में भी हम लोग पता है, जैसे एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम कितना 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि 3 ऑर्बिटल है पी का, तो तीनों में 2 करके जाएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो जाता है। डी में मैक्सिमम
10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, क्योंकि 5 ऑर्बिटल है ना, तो एक में 2 होगा तो 5 में 10, एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, ये सब ऑर्बिटल्स है, ठीक है, सब में 2 करके इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर सकते हैं। तो इससे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। सपोज क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो हम लोग अबव प्रिंसिपल से एनर्जी ऑर्डर देख लेंगे। पहले 1s आता है, फिर 2s, फिर 2p। तो 1s में मैक्सिमम 2, 2s में मैक्सिमम 2, 2p में मैक्सिमम 6, तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया और 7 इलेक्ट्रॉन एंट्री करना है। तो 3s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एंड 3p में 5। तो टोटल जब ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे कितना होगा, 17, जो हो गया क्लोरीन का एटॉमिक नंबर के इक्विवेलेंट। ठीक है, वही होता है ना, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतना उसमें प्रोटॉन होता है ना, उतना उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पर टोटल 17। उसी तरह रूबीडियम 37 है। अब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग एनर्जी ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, और मैक्सिमम जितना इलेक्ट्रॉन है फिल करते जाएंगे। जैसे 1s2 हो गया, 2s2, 2p6, देन 3s2, 3p6, 4s2, यहाँ तक 20 हो गया। 3d10 30 हो गया, 30 इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऐड करेंगे, देखेंगे 30 हो गया। हम लोग को कितना 37 चाहिए, तो 4p6 मैक्सिमम 6 हो सकता है, देन 5s1। ठीक है, 26 का भी लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, 4s2 तक तो 20 हो गया, देन 3d6। ठीक है, उसी तरह Fe2+ अगर आयन हो तो 4s से हम लोग पहले ही पर देख चुके हैं, जो आउटर ऑर्बिट यहाँ पर n का वैल्यू इसका ज़्यादा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया। फिर अगर Fe3+ है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो 4s से 2 निकल गया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। तो Fe2+ फेरस आयन से Fe3+ फेरिक आयन मोस्ट स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एंड फुल, मतलब हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल है। ठीक है, तो दोनों आयन में मैक्सिमम स्टेबिलिटी किसका है, Fe3+ का। उसी तरह कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। ठीक है, इसको तो पता ही है, यहाँ पर जो हाफ फील्ड हो रहा है, तो इसलिए 4s1 3d5, सॉरी क्रोमियम का, कॉपर का क्या हो जाएगा 4s1 3d10। ठीक है, देन आ गया सेल्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये क्या होता है, हम लोग को क्या पता है, एज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस, नंबर ऑफ ऑर्बिट ऑल्सो इंक्रीजेस। ये तो पता ही है, एटॉमिक नंबर होगा उस हिसाब से नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होगा। An increase in the number of electron in the inner cell tends to decrease the ionization। तब आयनाइजेशन एनर्जी जितना एटॉमिक नंबर मतलब इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि उसके बीच बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच बहुत सारा इलेक्ट्रॉन, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, तो जो एकदम आउटर साइड में है उसका, उसको अट्रैक्ट करने का जो न्यूक्लियर का पावर है वो कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मोशन में रहता है। ठीक है, तो ये इसी को शिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। जो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो शिल्ड कर रहा है ना न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस का अट्रैक्टिंग पावर को रोक रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का के ऊपर जो उसका पावर है जो उसको अट्रैक्ट करके रखता है, तो जितना भी इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स जो रोक रहा है उसको उसका शिल्डिंग इफेक्ट कहता है। ये क्या हो गया, जो शिल्डिंग इफेक्ट, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। The reduction of the nuclear charge or pull on the outermost electron of an atom by the intervening electron is called the screening or shielding effect. The greater the number of electron in the inner cell, greater is the shielding effect. जितना ज़्यादा intervening electron होगा उतना ज़्यादा shielding effect होगा। तो इसका जो सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर सेल। कितना ज़्यादा, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा और शील्डिंग इफेक्ट। टाइप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्युपाई द इलेक्ट्रॉन, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, अगर कौन सा मतलब ऑर्बिटल ऑफ सबसे एस में है, पी में है, डी में है, एफ में है, तो सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट किसका है, एस का है, क्योंकि उसका स्फेरिकल शेप होता है। डिफरेंट शेप होने के कारण इस ऑर्डर में अरेंज है, सबसे ज़्यादा एस का है, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। ठीक है, देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो ये हो गया स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये क्या होता है,
The nuclear charge as given by the number of proton is not the actual nuclear charge or the force experienced by the outermost cell's electron. It is much less than the number of proton. ठीक है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना उसका अट्रैक्टिंग पावर होना चाहिए न्यूक्लियर चार्ज, बट वो एक्चुअली नहीं होता है क्योंकि इसमें शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है, तो उससे कम ही होता। तो इसको कैसे, इसको इस हिसाब से निकाला गया, द डिफरेंस इन न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द शील्डिंग कांस्टेंट इज कॉल्ड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, ये जो शील्डिंग कांस्टेंट ये हो गया, जेड एस्ट्रिक से डिनोट करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इक्वल्स टू क्या हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ प्रोटॉन जो भी एटॉमिक नंबर है। ठीक है, जेड माइनस सिग्मा ये हो गया स्क्रीनिंग और शील्डिंग कांस्टेंट जो ये है। ठीक है, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड एस्ट्रिक हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखते हैं। सेल्टर्स रूल, इसके लिए सेल्टर्स साइंटिस्ट ने उन्होंने एक एम्पिरिकल रूल बनाया जिससे हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या बताया गया, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट इज रिटन इन द फॉलोइंग ऑर्डर एंड ग्रुप। ये डिफरेंट ग्रुप में रिटन लिखा गया, जैसे 1s, देन 2s 2p, 3s 3p, फिर 3d अलग, फिर 4s 4p, 4d अलग, 4f अलग, इस तरीके से डिफरेंट सेट ग्रुप बनाया गया। ठीक है, उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन इन एनी ग्रुप हायर इन सीक्वेंस, सपोज हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट 4d इलेक्ट्रॉन का लेना है, तो 4f में अगर है तो वो नेग्लिजिबल है, उसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमको तो इसका निकालना है स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, देन 0.35 फॉर ईच अदर इलेक्ट्रॉन इन द ग्रुप अंडर कंसिडरेशन, सपोज 4d का एक इलेक्ट्रॉन का निकालना है और उसमें बहुत और भी, जैसे 4d5 कॉन्फ़िगरेशन है, तो 5 में मतलब 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो उसको क्या करना है 4 इंटू 0.35 कर देना। ठीक है, क्योंकि वो भी इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, हमको तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का निकालना है। सपोज कॉन्फ़िगरेशन आगे एग्जांपल देखेंगे तो समझ आ जाएगा। यहाँ पर 4d5 है, 5 है, तो हमको 4 लेना है, 4 इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन है, 5 का तो हम लोग निकाल दे स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो इसलिए 4 इंटू 3.5 होगा, और अगर वो 1s इलेक्ट्रॉन में है तो उसको हम लोग 3.35 नहीं लेंगे, 0.30 लेंगे अगर इस ऑर्बिटल में। ठीक है, then all the electron in n-1 cells contribute 0.85 per electron। जैसे 4d है, 4d है तो n-1 हो गया 3d और 3p और 3s ये हो गया। अगर इसमें निकाल रहे तो n-1 ये हो गया, इसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, इतना मतलब जितना इलेक्ट्रॉन इंटू 0.85। ठीक है, और अगर n-2 सेल है तो लोअर सेल कॉन्ट्रीब्यूट 1, अगर n-2 है या फिर n-3 और जितना लोअर हो तो उसको करेंगे कितना 1 से इंटू, सपोज 4d का निकाल रहे ना, अगर 2s में है, 2p में है और 1s में है तो इंटू 1 कर देंगे जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन है, ये तो हो गया ही है। एस और पी के केस में ऐसा है, अगर वो जो जैसे डी में निकालना, यहाँ तो हम एग्जाम्पल के तौर में डी निकाले, लेकिन डी में अगर होगा, डी में जो है उसका इंटू कर देंगे 0.35। ठीक है, और इसमें जब इसमें इससे नीचे जितना भी लोअर ऑर्बिटल होगा वो एन से मतलब जितना होगा वो इंटू 1 होगा। ठीक है, ये 4d है, 4d मतलब अगर 3d 2p 1 में है तो उसको कितना करेंगे 1 से इंटू करेंगे। आगे देखेंगे एग्जाम्पल, समझ आ गया। ये हो गया n, अगर सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट में है से दूसरा इलेक्ट्रॉन तो 0.35 इंटू है n-1, अगर उससे एक कम है तो 0.85 इंटू बी। ठीक है, n-3 और n-2 मतलब लोअर होगा, n-2 से लोअर होगा तो 1 से इंटू करेंगे, ये हो गया उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, यहाँ पर सल्फर का दिया है। ठीक है, इसमें हमको निकालना है 3p इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो ये डिफरेंट ग्रुपिंग हो गया 1s 2s 3p। तो
यहाँ पर 3 में कितना n, यहाँ पर टोटल s में 2 है, p में 4 है, तो टोटल कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। 6 में हम लोग 5 ही लेंगे क्योंकि आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे ना, जिसका स्क्रीनिंग कॉस्ट निकालना है। तो 5 इंटू 0.35 हुआ, ठीक है, प्लस यहाँ पर ये जो है ये हो गया n-1, तो n-1 के लिए कितना था 0.85, तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया 2 + 6 8 इंटू 0.85, ठीक है। उसी तरह 2 इंटू n-2 के लिए 1 होगा, तो 2 इंटू 1, इस हिसाब से ये निकल गया सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, सल्फर का हम लोग को पता है एटॉमिक नंबर 16, जितना एटॉमिक नंबर है उतना उसका प्रोटॉन होगा और उतना न्यूक्लियर चार्ज होगा, तो 16 माइनस 10.55 ये हो गया इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड एस्ट्रिक्स इक्वल्स टू 5.45, ठीक है। उसी तरह अगर डी ऑर्बिटल में कोई भी एग्जांपल और डी में है इलेक्ट्रॉन, तो 4a सपोज यहाँ पर है ना, तो इधर जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा इंटू 1 होगा, ये थर्ड वाला रूल लगा है। अगर NF और ND में है तो इंटू 1 होगा, और इसमें जो है 0.35 से इंटू होगा, ठीक है। और अगर इसके हायर में है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 0 होगा, ठीक है। तो आज यही तक खत्म हो रहा है, और ये चैप्टर भी आई थिंक यहीं खत्म हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा नेक्स्ट चैप्टर दूसरे चैप्टर लेकर आए। थैंक यू।